हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। हम लोग पढ़ रहे हैं आईपीसी और आईपीसी का चैप्टर 4 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। केवल एक सेक्शन बचा है, सेक्शन 80, जिसे हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। सेक्शन 80 आईपीसी का कहता है कि अगर आप कोई विधिपूर्ण कार्य कर रहे हैं और उस विधिपूर्ण कार्य करते समय, कार्य के दौरान कोई दुर्घटना घट जाती है, कोई दुर्भाग्य घट जाता है, तो उसे विधि क्षम्य कर सकती है। यानी कि आप कार्य तो विधिपूर्ण ही कर रहे हैं, यू आर डूइंग लॉफुल एक्ट, लेकिन उस लॉफुल एक्ट के करने के दौरान या करते समय कोई दुर्घटना घट जाए, तो वो जो दुर्घटना घट गई है, वो जो दुर्घटनात्मक कार्य हो गया है, उस कार्य को क्षम कर सकती है, विधि क्षम्य कर सकती है। विधि में वो क्षम्य है। तो अब हमें यह समझना होगा कि ये एक्सीडेंट क्या है, दुर्भाग्य क्या है, दुर्घटना क्या है, ये हमें समझना होगा। तो हम देखते हैं सेक्शन 80 आईपीसी का, जो कहता है एक्सीडेंट डूइंग लॉफुल एक्ट। तो हम पहले एक्सीडेंट को समझेंगे और इसके बाद मिस फॉर्चून को भी समझेंगे, क्योंकि दुर्घटना और दुर्भाग्य दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं बेयर एक्ट में। तो हम ये समझेंगे। इसको समझने के लिए आप सबसे पहला पॉइंट ये याद रखिए कि ऐसी कोई घटना जो नियंत्रण में नहीं है, उसे रोका नहीं जा सकता, वो दुर्घटना है। और दुर्घटना से जो भी दुर्घटना का जो इफेक्ट होता है, या दुर्घटना से जो इंजरी होती है, दुर्घटना से जो इंजरी होती है, दुर्घटना का जो इफेक्ट होता है, वो आयासित नहीं होता। तो इफेक्ट, एक्सीडेंट का इफेक्ट या इंजरी इंटेंडेड नहीं होती, इज नॉट इंटेंडेड। सबसे पहली बात तो ये है, ये समझना जरूरी है। दुर्घटना को समझना जरूरी है। दुर्घटना ऐसी घटना है जो नियंत्रण से परे है, जिसे रोका नहीं जा सकता, जिसे टाला नहीं जा सकता, और वो घट जाती है। इसलिए दुर्घटना हैपन होती है, काज नहीं होती। तो अब ये घटती है। व्यक्ति यदि उसके नियंत्रण में कोई चीज है तो उसे वो रोक सकता है, उसके रोकने के उपाय कर सकता है, अपना रीजनिंग पावर यूज कर सकता है। लेकिन जहां कहीं ऐसी स्थिति नहीं है और उसको घटना ही है, क्योंकि वो उसे रोक नहीं पा रहा, उसके नियंत्रण में नहीं है, उसने सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा हो जाएगा, और न ही उसका इरादा था, और न ही उस घटना के बारे में उसको नॉलेज था, कुछ नहीं था। अब ऐसा यदि कोई कार्य विधिपूर्ण कार्य करने के दौरान हो जाता है तो वो दुर्घटना है। तो दुर्घटना में जो भी दुर्घटना का प्रभाव होता है, दुर्घटना घटित होने के बाद जो भी इंजरी होती है, वो इंटेंडेड नहीं होती, सोचा नहीं होता, उसके बारे में उसका आशय नहीं होता कि कुछ ऐसा हो, ऐसी क्षति हो जाए या ऐसा प्रभाव कारित किया जा सके, ऐसा नहीं है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि ये हमेशा अनएक्सपेक्टेड होती है, क्योंकि दुर्घटना एक्सपेक्टेड होती ही नहीं है। एक्सपेक्टेड हो तो रोक सकते हैं, एक्सपेक्टेड हो तो आपको थोड़ा पहले ही पता चल जाएगा, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड होती है। इसलिए
अनएक्सपेक्टेड होती है, ये अप्रत्याशित होती है, अप्रत्याशित कार्य होते हैं, अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, तो ये अप्रत्याशित होता है, ये भी याद रखना है। एक्सीडेंट का ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि ये अनएक्सपेक्टेड होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं बाई चांस, ये बाई चांस होती है। तो बाई चांस मिस फॉर्चून भी होता है, इस एक्सीडेंट को बाई चांस कहा गया, बाई चांस ही होता है एक्सीडेंट। तो मिस फॉर्चून भी बाई चांस ही होता है, तो मिस फॉर्चून को भी देखेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है एक्सीडेंट के संबंध में कि इसको हम रोक नहीं सकते, हमारे पास कोई रीजनेबल पॉसिबिलिटी नहीं होती कि हम पता कर लें कि कुछ ऐसा हो जाएगा। हम तो विधिपूर्ण कार्य कर रहे हैं, हम तो कुछ सोचा ही नहीं था कि हम अगर ऐसा करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो नो रीजनेबल पॉसिबिलिटीज, आप तो इसमें कोई ऐसी तार्किक संभावना नहीं होती। अगर ऐसा कोई है तो फिर उसको वो फिर अनएक्सपेक्टेड भी नहीं होगी, फिर वो आपके नियंत्रण से बाहर भी नहीं होगी। तो ये कुछ 3 पॉइंट हैं जिससे में हम एक्सीडेंट को समझ सकते हैं, दुर्घटना को समझ सकते हैं कि दुर्घटना को हम कैसे डिफाइन करें, दुर्घटना को हम कैसे समझें, किस तरह के कार्य को हम एक्सीडेंट कहेंगे या किस तरह की घटना को हम दुर्घटना कहेंगे, ऐसे आप कह सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए दुर्घटना के लिए। एक बात तो ये हो गई। अब दुर्घटना और दुर्भाग्य लगभग एक जैसे हैं, अब इनमें थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर देख लेते हैं। ये जो दुर्घटना है, ये एक तरफ एक्सीडेंट, और दूसरी तरफ मिस फॉर्चून ले लेते हैं। दुर्घटना, दुर्भाग्य, तो इसमें से फर्क इतना है कि दुर्घटना में उसी व्यक्ति को नुकसान होता है, उसी व्यक्ति को क्षति होती है जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ होता है, ये जिस पर घटा होता है। तो इसमें जो क्षति होती है, जो प्रभाव होता है दुर्घटना का, वो एक ही व्यक्ति पर जाता है, एक ही व्यक्ति पर, जिस पर जो इससे प्रभावित होता है। मिस फॉर्चून में बस फर्क ये है कि इसमें उसके साथ साथ दूसरे व्यक्ति भी प्रभावित होते हैं, दूसरे व्यक्ति भी प्रभावित होते हैं। एक्सीडेंट में वही व्यक्ति को क्षतिकारित होती है जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ होता है, लेकिन दुर्भाग्य में उस व्यक्ति के साथ साथ दूसरे लोग भी, अन्य लोग भी, जो जहां कहीं ये घटना घटती है उसके आसपास है, वो भी प्रभावित हो जाते हैं। तो ये मिस फॉर्चून कहलाएगा। तो फिर लगभग एक जैसे हैं, लेकिन जब हम लीगली इसको देखेंगे कि अमुक घटना दुर्घटना है या दुर्भाग्य है, या अमुक घटना की स्थिति क्या है, जब हम ये डिसाइड करने बैठेंगे तो हमें ये चीज देखना पड़ेगा, और इन दोनों चीजों को देख करके हम
वो एक अंतर कर सकते हैं इसमें, उस घटना के संबंध में। हालांकि उससे दंड में या उसके स्वभाव में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आप ऐसा अंतर कर लेते हैं तो, लेकिन फिर भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग विधि के विद्यार्थी हैं, तो हमें छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देते चलते जाना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जब, हालांकि आज हमें ये मूल्यवान नहीं लगता कि ऐसा कुछ कर सीखना चाहिए, लेकिन भविष्य में कभी अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति फंसती है तो फिर वो मूल्यवान हो जाता है। और अगर हम पहले से ही इन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं या पहले से ही हम तैयार हो रहे हैं तो उन स्थिति और परिस्थितियों से आप बाखूबी निपट जाते हैं। तो ये था एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून के बीच में थोड़ा सा फर्क। अब हम वास्तव में धारा 80 क्या कहती है हमें ये देखना है, तब आप एक्सीडेंट जो आपने समझा उसको समझ पाएंगे सेक्शन 80 के अंदर, और एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून को भी एक्सीडेंट के अंदर समझ पाएंगे। तो इसको हम यहाँ से निकालते हैं और सेक्शन 80 को अब हम पढ़ते हैं। चलिए तो फिर हम सेक्शन 80 को देख लेते हैं। सेक्शन 80 का हेड अब बना लेते हैं इसी लाइन को। तो सेक्शन 80 का हेड जो बेयर में दिया गया है उसको जो करते हो लिखने के लिए यहाँ आप इन लिख देंगे और यहाँ आप ए लिख देंगे, तो ये सेक्शन 80 का हेड कंप्लीट हो जाएगा बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग। तो सेक्शन 80 कहता है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, ये सेक्शन 80 का हेड है। तो अभी दो बात रह गई है, उसे भी आप जान लीजिए। इसके पहले हमने चर्चा की थी एक्सीडेंट की और मिसफॉर्चून की। तो जो ये एक्सीडेंट हो या मिसफॉर्चून हो, इसमें सबसे विशेष बात ये होती है क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड होती हैं और हमारे पास कोई रीजनेबल पॉसिबिलिटी भी नहीं होती है कि हम जान पाएं इसको। इसीलिए जब भी ये इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो इसमें कोई भी मेंसरिया नहीं होता। तो ये मेंसरिया नहीं होता इसमें, ये आपको विशेष बात याद रखनी है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कहीं ये देखना है कि ये वास्तव में एक्सीडेंट है या मिसफॉर्चून से घटा है या कुछ और भी है जो दिख नहीं रहा, तो फिर हम देखते हैं मेंसरिया को ढूंढते हैं। अगर वो कहीं न कहीं मिल जाता है तब फिर वो एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून नहीं होगा। अगर ये नहीं है, ये चूंकि इन घटनाओं को मेंसरिया की अनुपस्थिति ही दुर्घटना या दुर्भाग्य बनाती है, ये आपको याद रखना है कि इसकी अनुपस्थिति ही उस घटना को दुर्भाग्य पूर्ण और दुर्घटना बनाती है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो रह गया था। मिसफॉर्चून और एक्सीडेंट के बीच में जो हम डिफरेंस देख रहे थे उसके संबंध में एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया था, इसको भी आप देख लीजिए। और अब हम इसका हेड पढ़ने जा रहे हैं। तो आपने पढ़ रखा होगा कि जितने भी जो जब चैप्टर 4 हमारा है जो जनरल डिफेंस की बात करता है, तो इसमें आईपीसी में सेक्शन 6 बनाया गया है एक। तो उसमें ये कहा गया है सेक्शन 6 में कि जितने भी आईपीसी के अंतर्गत जितने भी अपराधों की चर्चा की गई है वो सारे अपराधों को चैप्टर 4 के साथ पढ़ना चाहिए, वो ये कहना सेक्शन 6 ये कह रही है। तो कोई भी जनरल डिफेंस यानी कि जो चैप्टर 4 है वो रीड विद सेक्शन 6 आईपीसी ही रहेगा। तो ये भी हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी अपराध है किसी कोई जो जिस भी सेक्शन में आ रहा है उसमें हमें ये देखना होगा कि कहीं ऐसी स्थिति और परिस्थितियां तो नहीं है कि वो चैप्टर 4 में जा रहा है, चैप्टर 4 के अंतर्गत जो भी सेक्शंस है उनके बीच में तो कहीं नहीं वो आ रहा है उसका। यदि आता है तो फिर उसका लाभ उस व्यक्ति को मिल जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो सेक्शन 6 बना ही इसीलिए गई है और उसमें साफ साफ कह भी दिया गया है कि संहिता के अंतर्गत जितने भी अपराध हैं समस्त अपराध जो है इसके अधीन रहेंगे, तो इसके साथ पढ़ा जाना चाहिए।
और ये इंटरव्यू में भी, कहीं भी, जीडी वगैरह में भी पूछ लिया जाता है, ग्रुप डिस्कशन में भी कहीं ना कहीं आपके एक पॉइंट काम आता ही रहता है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना चाहिए। तो अब और ये जो जनरल डिफेंस है, इसके अंतर्गत जो भी सेक्शंस हैं, वो सब जब कभी भी ऐसी विशेष स्थिति आती है तो उन स्थितियों में यदि इस सेक्शन की या चैप्टर 4 में जो वही सेक्शन आते हैं जिसके अंतर्गत भी जो लाभ लेना चाहता है, यदि उसकी रिक्वायरमेंट्स को वो संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है, तभी यहाँ पर आ पाएगा, नहीं तो वो जहाँ पर है वहीं पर रहेगा। ये आप समझ लीजिए। तो ये बात भी हो गई। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं बताता चल रहा हूं आपको। अब मूल सेक्शन पे आते हैं, ओरिजिनल सेक्शन पे आते हैं। तो ओरिजिनल सेक्शन का जो हेड है, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। तो हम यहाँ पर एक्सीडेंट को समझ चुके हैं कि एक्सीडेंट को हम कैसे समझेंगे, ये चर्चा हम कर चुके हैं। अब हमें चर्चा करनी है लॉफुल एक्ट को। हम कैसे समझेंगे कि कोई भी कार्य जो भी कर रहे हैं वो लॉफुल एक्ट है। या मान लीजिए मैं कर रहा हूं तो मुझे पता है कि लॉफुल एक्ट है, लेकिन अगर मुझसे कह दिया जाए कि आप बताइए कि साहब आप जो काम कर रहे थे वो कैसे लॉफुल है, तो आप कैसे बताएंगे? तो हमें सबसे पहले समझना है लॉफुल एक्ट क्या होता है। लॉफुल एक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा सेक्शन ही कहता है कि जो लॉफुल एक्ट है, तो ऐसा कोई कार्य जब आप लॉफुल मैनर से कर रहे हैं और लॉफुल मीन्स भी आप यूज कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप प्रॉपर केयर एंड अटेंशन से भी कर रहे हैं। यहां पर ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है सेक्शन 80 के लिए खास तौर से। तो आप लिख दें विद प्रॉपर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सारे वर्ड आपके बेयर में मिलेंगे। विद प्रॉपर केयर एंड काशन। तो सेक्शन 80 के अंतर्गत जिस लॉफुल एक्ट की बात की गई है, वो लॉफुल एक्ट को बताने के लिए कि साहब मैं जो काम कर रहा था वो लॉफुल था, और इसलिए लॉफुल था क्योंकि मैंने उस कार्य को करने के लिए लॉफुल मैनर यूज किया, लॉफुल मीन्स यूज किया, और इसके साथ साथ में पूरी सावधानी और सतर्कता का भी प्रयोग किया। तो ये कार्य भले ही लॉफुल हो, अगर उसमें आपने लापरवाही की है तो फिर वो एक पूरी तरह से लीगली ये लॉफुल एक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये चीज शामिल होना बहुत जरूरी है, इसको आप रखिएगा। क्योंकि जब हम इसका इलिस्ट्रेशन देखेंगे तो इसी बात के बल पर ही वो इलिस्ट्रेशन बनाया गया है, और इसी बात के बल पर ही उस इलिस्ट्रेशन में जो बताया गया है उसमें जो उसको उन्मुक्ति मिलती है, जो इसका सेक्शन 80 का लाभ मिलता है, वो सिर्फ इस वजह से मिल रहा है उसको। अभी इलिस्ट्रेशन भी हम लोग देखेंगे। तो ये बात हो गई कि लॉफुल एक्ट अगर ऐसा है तो लॉफुल एक्ट है। और उसमें यह भी कहा गया बेयर एक्ट में कि इसमें ये तीनों तो होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। ये जो है, जो भी ये लॉफुल एक्ट है, वो विदाउट मेंसरिया होना चाहिए, विदाउट मेंसरिया होना चाहिए। और मेंसरिया का मतलब दोनों मिलाकर के होता है, नॉलेज और इंटेंशन दोनों मिलाकर के होता है। तो हम कह सकते हैं कि विदाउट नॉलेज और विदाउट इंटेंशन होना चाहिए। मेंसरिया का मतलब ही यही हो जाएगा, विदाउट नॉलेज
और विदाउट इंटेंशन वो एक्ट किया जाना चाहिए। तो ये विशेष तौर से आपको याद रखना है कि जब भी हम लॉफुल एक्ट की बात करेंगे तो हम से कोई पूछेगा कि आप जो काम कर रहे थे वो लॉफुल था या नहीं था, तो आप बताएंगे कि लॉफुल था क्योंकि हमने ये जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स है वो मैंने पूरी की हैं, और ये भी रिक्वायरमेंट है कि विदाउट मेंस रिया होना चाहिए, ये निगेटिव रिक्वायरमेंट है, तो ये भी मैंने पूरी की है। अब यदि अब ये लॉफुल एक्ट हो गया हमारा, अब ये हम लॉफुल एक्ट कर रहे हैं और इसी के दौरान कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ऐसा एक्ट हो जाता है जिसको हम एक्सीडेंट कहते हैं, तो अगर इसके दौरान कोई ऐसा कार्य हो जाता है तो फिर वो ऑफेंस नहीं होगा, ये याद रखना है। और ये जो एक्ट है इसी को हम एक्सीडेंट कह रहे हैं और इसी को हम मिसफॉर्चून कह रहे हैं। तो फिर ये ऑफेंस नहीं होगा। सेक्शन 80 ये कह रही है। सेक्शन 80 को मैं रिपीट कर देता हूं। सेक्शन 80 कहती है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, विधिपूर्ण कार्य के दौरान कोई दुर्घटना घट जाती है तो सबसे पहले वो कार्य लॉफुल मैनर में किया गया हो, लॉफुल मीन्स में किया गया हो, विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ किया गया हो, उसमें मेंस रिया ना हो, और यदि ऐसा है तो उसके बावजूद यदि कोई दुर्घटना उस दौरान घट जाती है तो फिर वो अपराध नहीं होगा, अपराध नहीं होगा, ये आपको याद रखना है, अपराध नहीं होगा। और इसी एक्ट को हम एक्सीडेंट या मिसफॉर्चून कह रहे हैं सेक्शन 80 के अंतर्गत। अब इसमें इलिस्ट्रेशंस की बात करता है। उसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति है, वो कुल्हाड़ी से कार्य कर रहा है। अब वो कुल्हाड़ी से कार्य करने के दौरान कुल्हाड़ी का जो फल है, कुल्हाड़ी का जो लोहे का पार्ट जो कुल्हाड़ी में काट के डंडे पे लगा होता है, वो उछल जाता है और पास खड़े व्यक्ति को लग जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये तो इलिस्ट्रेशन इतनी बात कह रहा है। अब वो स्पष्ट कर रहा है कि अब उस ए को क्या धारा 80 का लाभ मिलेगा। तो यदि से शुरू कर रहा है वो बेयर एक्ट में कि यदि उस व्यक्ति ने जो कुल्हाड़ी से काम कर रहा था, यदि उसने विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन, चूंकि काम तो ठीक था लेकिन अगर इसके साथ काम किया है, विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ काम किया है, यानी कि अपने काम को करने के दौरान उसने पूरी सावधानी और पूरी सतर्कता बरती है, और उतनी सावधानी और सतर्कता बरती है जितनी उस कार्य के लिए आवश्यक थी। चूंकि कार्य के स्वभाव पर भी यह निर्भर करता है कि उसे कितनी सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है, या उस कार्य को कितनी सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए। तो उतनी सावधानी अगर सतर्कता के साथ उस ए ने काम किया है तो फिर धारा 80 का लाभ उसे मिल जाएगा, और यदि उसने ऐसा नहीं किया है तो फिर उसे धारा 80 का लाभ नहीं मिलेगा। यह भी फैक्ट है। तो इस तरह हमें समझना था धारा 80 को। यह धारा 80 आईपीसी है, बहुत ही आसान सेक्शन है, और मुझे लगता है कि इसी वीडियो में ही आपको ये सारी चीजें कंफर्म हो गई होंगी और इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके संबंध में कुछ केसेस हैं, उसकी चर्चा हम स्पेशल वीडियो पे करेंगे। अच्छे केसेस हैं, बड़ा अच्छा। इसके पहले हम सेक्शन 79 जब पढ़े थे तो उसमें हमने खोरा घासी का एक केस पढ़ा हुआ था। तो खोरा घासी का जो केस है उसमें सेक्शन 79 और सेक्शन 80 उसके जो निर्णय में जजमेंट में कोर्ट ने कहा था कि दोनों में से किसी एक का या दोनों उसका लाभ पाने का अधिकारी, यानी कि सेक्शन 9 का लाभ प्राप्त कर सकता है या सेक्शन 80 का लाभ प्राप्त कर सकता है। तो उस केस को देखते हुए हम यहाँ पर भी खोरा घासी के केस का को हम दे सकते हैं, सेक्शन 80 में भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें भी
प्रॉपर केयर एंड कॉशन का यूज किया गया था। और सेक्शन 80 की रिक्वायरमेंट ही है कि यदि आप प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ लॉफुल एक्ट करते हैं, लॉफुल मैनर से और लॉफुल मीन से करते हैं, तो फिर आपको इसका लाभ मिल जाएगा। तो इसके संबंध में और भी जो लीडिंग केसेस है, बहुत अच्छे लीडिंग केसेस है जिस पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, उसको हम लोग एक अलग से स्पेशल वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियो में हम डिस्कस करते हैं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग ज़्यादा लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल जुडिशियल एग्जाम वॉचर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो लाइक और कमेंट भी कर दिया करें, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि मैं ठीक काम कर रहा हूं आपके लिए, आपकी मदद हो पा रही है मुझसे, अगर आप लाइक एंड कमेंट करते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।